आज हम चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का 6 पढ़ेंगे, क्लास 12th का, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। अगर हम देखें सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन क्या था, जो नेचर ने क्या दे रखे हैं, जितने भी संसाधन दे रखे हैं, जैसे कि पेड़ हो गया, हमारे खनिज हो गए, ठीक है ना, पेड़ हो गए, खनिज हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, सब चीज़ें क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन। जो जो चीज़ हमें प्रकृति ने दे रखी है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्लियर है, ये बात समझे। अगर हम देखें वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों उभरी, यानी कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में किस चीज़ की पर्यावरण की चिंता क्यों उभरी। पहला पॉइंट है, दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। यानी कि अगर हम देखें कृषि में सबसे पहला जो पॉइंट है, जो चिंता बढ़ी है पर्यावरण के ऊपर, क्या है, पहला पॉइंट है कृषि हमारी क्या है, उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उपजाऊ जमीन का एक बड़े हिस्से का उर्वरता कम हो रही है। यानी कि जो उसकी बड़ा हिस्सा है उपजाऊ जमीन को, क्या है, उसकी उर्वरता कम हो रही है, यानी कि उसकी पावर कम हो रही है। किसकी? ज़मीन की। चारागाहों के लिए क्या नाम है, क्या खत्म हो जा रहा है, चारा खत्म हो रहा है। यानी कि जो जानवर है उनके लिए क्या खत्म हो रहा है, चारा खत्म हो रहा है। मत्स्य भंडार घट रहे हैं, यानी कि जो मछली जो भंडार है, यानी कि मछली के जो भंडार है, जो नदियों से मछलियां खत्म होती जा रही हैं। जलाशयों की जल राशि बड़ी तेजी से कम हुई है, यानी कि जल की जो राशि है बहुत तेजी से कम हो जा रही है, पानी कम हो जा रहा है, और पानी क्या हो जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इस वजह से क्या है कि खाद्य उत्पादन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। किस वजह से? कि जब पानी गंदा हो गया, पानी प्रदूषण बढ़ रहा है पानी के अंदर, जल के अंदर, जिससे क्या है, जो ज़मीन को जो जल चाहिए वो जल नहीं मिल रहा, जिससे क्या है, ज़मीन जो है, इनकी भूमि जो है, क्या है, इतनी उपजाऊ नहीं है। इनका पहला पॉइंट ये कि जो जितनी लोग पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से क्या नहीं है, खाना नहीं है, कृषि उद्योग नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये समझ आ गया कि इस वजह से क्या हुआ कि भैया हाँ, वर्ल्ड में कि पहले चिंता बनी कि भैया हाँ, भूमि से रिलेटेड हमारे क्या है, एक चिंता ये कि वर्ल्ड में पूरा हमें इसके पर्यावरण से बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है। यानी कि कह रहा है, यूएनओ की रिपोर्ट बताती है, मानव विकास रिपोर्ट ने बताया कि 66 करोड़ जनता है जो जिनको स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है। यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधा से वंचित है। यानी कि इन लोगों को साफ सफाई के बारे में पता ही नहीं, इतना गंदा वहाँ का पॉल्यूटेड एरिया रहता है। इस वजह से 30 लाख करोड़ बच्चे क्या होते हैं, हर उसमें मरते हैं, ठीक है, हर साल मरते हैं। ये क्या है, दूसरा पॉइंट चिंता क्या है कि पानी नहीं मिलता लोगों को स्वच्छ, जिसकी से क्या है, लोग बीमार होकर मर जाते हैं। 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल मर जाते हैं। ये किसकी रिपोर्ट बता रही है? यूएनओ की मानव विकास रिपोर्ट बता रही है। दूसरा पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट क्या है, प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं। इनमें जल चक्र भी संतुलित बना रहता है, और इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भरा रहता है। लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है। इनकी बात करें, वन हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। वनों से क्या मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है। कितने फायदेमंद होते हैं हमारे वनों से, ऑक्सीजन, खाना पीना, हमारे बहुत सारी चीज़, फल हो गए, लकड़ियाँ हमारे काम आती हैं, ठीक है ना, जड़ी बूटियाँ, सब चीज़ हमें पेड़ों से मिलता है। लेकिन अब क्या है, प्रौद्योगिकी करने के लिए, यानी कि टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए फैक्ट्रीज बनती हैं, फैक्ट्रीज़ों के लिए, सबके लिए ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पेड़ों की ज़रूरत, जिनकी वजह से इनको काटना पड़ रहा है। तो जैव विविधता की हानि जारी कर, इसके कारण से क्या हुआ, उन पर्यावरण का विध्वंस हो जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध हैं। धरती के ऊपर और हम देखें तो फोर्थ पॉइंट क्या है, धरती के ऊपर जो वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छेद हो रहे हैं। इससे परिवर्तन तंत्र में मनुष्य की स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा हो। यानी कि हम बात करते हैं, हमारे यहाँ अर्थ है हमारी, अर्थ के ऊपर क्या है, एक परत चढ़ी हुई है, उसको कहते हैं ओजोन लेयर कहते हैं। वो ओजोन लेयर करती है, हमारे जो सन से जो जितनी भी जो सन से जो हानिकारक जो चीज़ आती है वो तो हमारे ऊपर छोड़ देती है, और फिर जो सन की जो ज़रूरत चीज़ होती है वो अर्थ के अंदर आ जाती है। इस तरह से होता है, रेस जो होती हैं। तो ये क्या करती है, ओजोन परत क्या है, जब पूरे अर्थ में क्या हो रहा है, क्या नाम है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके से क्या हुआ, ओजोन परत में क्या हो रहा है, छेद हो रहे हैं। जब छेद होंगे तो डायरेक्ट जब सन की पूरी धूप आएगी, जिसके से क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां बढ़ेंगी अर्थ के अंदर। ये भी क्या है, समस्या है, जिसके से क्या हुआ, इन सब समस्या को देखते हुए क्या हुआ कि विश्व में वैश्विक राजनीति में परिवर्तन की चिंता उभरी। यानी कि ठीक है, 1960 के दशक में क्या हुआ कि पर्यावरण से संबंधित क्या हुआ, एक चिंता हुई, और बहुत सारे देशों ने मिलकर करा सम्मेलन बनाने की कोशिश करी, और कोशिश करी कि पूरे विश्व में क्या करें, कम से कम विश्व को, पर्यावरण को हानि करने की कोशिश करें। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन हुआ। कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी कि यूएनओ में क्या हुआ, 1992 में एक सम्मेलन हुआ, किससे रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण को बचाने से रिलेटेड। ब्राज़ील के रियो
डी जेनेरियो में हुआ, यानी कि ब्राज़ील के कौन से शहर में हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुआ ये। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है ज़रूर एग्जाम में कि इसे पृथ्वी सम्मेलन कहता है। कि किससे रिलेटेड, 1992 में संयुक्त संघ का पर्यावरण विकास से रिलेटेड क्या हुआ, एक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व के कितने देश थे, 170 देश थे, हज़ारों स्वयंसेवी संगठन थे, अनेक बहुराष्ट्रीय निगमें ने भाग लिया। विश्व के राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकार को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए कहना है कि एक सम्मेलन हुआ था कहाँ पर, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण को बचाने के लिए। कौन से शहर में, ब्राज़ील के, ये 1 मार्क्स में भी आ जाता है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। इसको क्या भी कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। पृथ्वी सम्मेलन क्लियर है क्या है, कि पर्यावरण को बचाने से रिलेटेड सम्मेलन हुआ था। इसमें 170 से क्या देश थे, सम्मिलित थे। इसमें क्या हुआ था, किस चीज़ पर फोकस किया था इस सम्मेलन में 5 साल पहले। अगर हम बात करें इस सम्मेलन में किस चीज़ की बात हुई थी, इस सम्मेलन में उत्तर गोलार्ध गरीब विकासशील देश यानी दक्षिण गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडा पैरोकार, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड दो सबको दिक्कत है। हम बात करते हैं विकसित देश और विकासशील देश। समझे पहले, विकसित देश वो देश हो गए जिन्होंने अपना क्या नाम है विकास कर चुके हैं, जैसे अमेरिका हो गया, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हो गई, वो क्या है, विकसित देश हैं। ठीक है, विकासशील देश वो देश है जो इस टाइम पे अपना विकास कर रहे हैं। तो इन दोनों ये सारे दोनों ही देश थे इसमें, यानी कि विकसित देश यानी कि अमेरिका, बहुत सारी कंट्रीज हो गई जो क्या नाम है यूरोप की पूरी कंट्रीज हो गई जो विकसित देश यानी कि अपना आपको डेवलप कर चुकी हैं ऑलरेडी। और विकासशील देश जो विकास कर सकते हैं, इंडिया हो गया हमारा, ठीक है ना, पाकिस्तान हो गया, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो विकासशील हैं, विकास अपना कर रहे हैं, उनको विकासशील कहते हैं। तो दोनों की क्या थी, अलग अलग क्या थी इसमें पर्यावरण से रिलेटेड चिंताएं थी। विकसित देश की ये थी कि पर्यावरण को बचाना, और विकासशील देश की ये थी कि हमें पर्यावरण को तो हम बचाएंगे लेकिन अपना विकास कैसे करेंगे, बिना विकास के तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों ने अपने मिलके अपनी अपनी क्या करी, अपनी बात रखी। और इस सम्मेलन में एजेंडा 21 रखा गया है। एजेंडा 21 मतलब इसमें हम क्या करेंगे, टिकाऊ विकास पे फोकस किया गया। टिकाऊ विकास क्या होता है, कि विकास तो करना है लेकिन अपना विकास ऐसा करना कि पर्यावरण को क्या ना करना, हानि ना पहुंचाना। जैसे हम बात करते हैं, अगर हमें उद्योग अपने लगाने हैं, उद्योग के लिए हमें पेड़ काटने पड़ेंगे, लेकिन जब हमने पेड़ काट दिए तो दूसरी जगह पेड़ लगा दो। इस तरह से क्या है, ये टिकाऊ विकास है। क्लियर, जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना बढ़े। हमें विकास तो हम करें लेकिन हमारा पर्यावरण का नुकसान ना हो। एजेंडा 21 में क्या था, रूल्स रखे गए थे कि 21 रूल्स थे जिसमें रूल्स माने जाएंगे। क्लियर है, समझ आया हमारा पहला। इसमें क्या हमने पढ़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने जो पढ़ा अर्थ समिट जो पढ़ा हमने, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन में इतना समझ आया। इसमें रियो सम्मेलन एजेंडा 21 रखे गए इसमें, यानी कि सुझाव रखे गए पर्यावरण को संरक्षण रखने के लिए, किस तरह से हम पर्यावरण को संरक्षण करेंगे। और टिकाऊ विकास पे क्या कहते हैं, इस पर फोकस किया गया। कितना समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, यानी विश्व की क्या है, जो हम बात करें कुछ ऐसे वो हो गई साझी संपदा, उन्हें कहते हैं जो संसाधन को कहते हैं, यानी कि साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार हो। यानी कि साझी संपदा, यानी कि साझी मतलब सबकी संपदा, ठीक है ना, खाली एक का इस पे क्या ना हो, अधिकार ना हो। जैसे हम एग्जांपल लें, जैसे हमारे कोई गांव है, गांव में क्या है, कोई कुआं है, तो कुआं खाली पर्टिकुलर एक परिवार तो यूज़ नहीं करने वाला ना, तो पूरा गाँव उसको यूज़ करेगा। तो इसी चीज़ वैसे हम देखें, हमारे पूरा वायुमंडल हो गया हमारा, ठीक है ना। विश्व अगर हम देखें, अंटार्कटिका, समुद्र सतह हो गई, वायुमंडल हो गई, ये उदाहरण है क्या है, साझी संपदा। ये क्या है, साझी संपदा, यानी कि पूरा वर्ल्ड इनको यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली पर्टिकुलर एक ही देश इसको यूज़ करेगा। इसको क्या कहते हैं, साझी संपदा, यानी कि पूरे वर्ल्ड की क्या है, उसमें किसी पर्टिकुलर एक देश का क्या नहीं, उसमें अधिकार नहीं है कि वो इस चीज़ को यूज़ कर सकता, पूरा उसको वर्ल्ड यूज़ कर सकता है। इतना क्लियर है। साझी संपदा मतलब सबकी संपदा होती है वो साझी, परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। हम बात करते हैं साझी मतलब जिम्मेदारी तो सबको निभानी है, लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी निभानी है। अब इसका मतलब क्या है, जब विकसित देश और उस विकासशील देश को क्या करना था, अपना पर्यावरण से रिलेटेड अपने कदम उठाने थे, ठीक है ना। दोनों देशों को क्या करना, दोनों उनको ग्रुपों का करना था, अपने पर्यावरण से रिलेटेड वो उठाना था। विकासशील देश ये कह रहा था कि भैया सबसे ज़्यादा नुकसान किसने करा है, विकसित देशों ने करा है। विकासशील देश ये कह रहा था, देश ये कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो पर्यावरण को दिया है वो विकसित देशों ने किया है, ठीक है ना, जो विकास अपना कर चुके हैं, किन्होंने, विकसित देशों ने। तो इन्होंने कहा भाई सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी निभाएगा वो विकसित देश निभाएंगे, विकासशील देशों को थोड़ी सी छूट दी जाए। इसको क्या कहते हैं, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, कि सब मिलकर तो अपनी पर्यावरण को बचाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतलब जिम्मेदारी क्या होगी, अलग अलग होगी, किसी पे ज़्यादा तो किसी पे कम। ज़्यादा किस पर होगी, जो ऑलरेडी क्या कर सकते हैं, अपना विकास कर चुके हैं। ऊपर हम देख चुके हैं पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों में रवैया अंतर है, यानी कि उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिसके दर्शन पर्यावरण आज मौजूद है। यानी कि जो विकसित जो देश है वो सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं जो जिस
उस पर आज हमारा पर्यावरण मतलब पानी को बचाना, भूमि को बचाना, ठीक है, इस सब चीज़ पर फोकस करना रहता है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर है। उनकी ये विकसित देश ये कहते हैं कि भैया पर्यावरण को बचाने के लिए हर देश की क्या होनी चाहिए, जिम्मेदारी सेम होनी चाहिए। दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में परिस्थिति के को नुकसान अधिकांश विकसित देशों के औद्योगिक विकास ने पहुंचाया, यानी कि सबसे सारा विकास तो इन्होंने करा है विकसित देशों ने, तो उनकी जो हो गया उनकी वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड में यानी ये परेशानी हमें झेलनी पड़ रही है। पॉल्यूशन हो गया इतना ज़्यादा, ओजोन परत का, ग्रीन हाउस गैस का, ये सब चीज़ का मसला हो गया। तो यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया तो नुकसान की भरपाई भी जिम्मेदारी ज़्यादा किसको उठानी पड़ेगी, विकसित देशों को उठानी पड़ेगी। इसके अलावा विकासशील देश अभी औद्योगिक प्रोग्राम में गुजर रहे हैं, यानी कि अपना उद्योग अपना कर रहे हैं इस टाइम पे, तो उनको क्या करना चाहिए, अपने थोड़ी सी इनको इतनी प्रतिबंध ना लगाएं, इनको थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए। इस चीज़ पे ये फोकस है, ठीक है ना। इतना समझ आया, विकसित देश और विकास, जिसमें इनकी जिम्मेदारी तो क्या होगी, अलग अलग होगी सब दोनों की। इसी को क्या कहते हैं, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, यानी कि ज़्यादा जिम्मेदारी कौन निभाएगा, विकसित देश अपनाएंगे, क्या नाम है, जो विकासशील देश उनको थोड़ी सी छूट मिल जाएगी। साझी संपदा मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है, सभी की साझी संपदा का अर्थ होता है कि ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो, यानी कि हर एक समूह में जितने भी सदस्य हैं उन सबका क्या हो, स्वामित्व हो, यानी कि साझी संपदा, यानी कि हर एक कोई उसको यूज़ कर सके, उसको क्या कहते हैं, साझी संपदा कहते हैं। पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष हम देखें, भारत किस चीज़ पर फोकस करता है, भारत बहुत कोशिश करता है पर्यावरण को बचाने के लिए। भारत ने बहुत सारे कदम उठाए, जैसे हम बात करें, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, इसका अनुदान किया। भारत चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल का बाध्य से छूट दी गई, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था, यानी कि जब जिस टाइम पे औद्योगिकरण चल रहा था उस टाइम पे क्या हुआ, भारत ने औद्योगिकरण नहीं करा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भारत को और बहुत सारे विकासशील देशों को, जैसे चीन को, इनको छूट दी गई, किसके लिए, अपने ग्रीन हाउस गैस को अपना यूज़ करने का, उत्सर्जन करने के लिए, ठीक है, कि तुम अपना विकास तो कर सकते हो लेकिन लिमिटेड कर सकते हो, ठीक है। भारत ने चीन भी जल्द ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन के मामलों में विकसित देशों की भांति अलग नजर आएगा। 2005 में जून में ग्रुप 8 देशों की बैठक हुई, जिसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों ने ग्रीन हाउस गैसों को प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र है, कि विकासशील देशों ने जो अपना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किया है वो विकासशील देशों के उसमें नाम मात्र का ही अपना क्या करा है, यूज़ किया है। फिर अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमित UNFCCC के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर ज़्यादा ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है, यानी कि भारत किस पर, पर्यावरण से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर ज़्यादा ऐतिहासिक अपना फोकस करता है। इस तर्क के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों का रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूद जवाबदेही ज़्यादातर विकसित देश की है, यानी कि ज़्यादातर किसने यूज़ किया है, विकसित देश ने यूज़ किया, तो विकसित देश को किसकी ज़्यादा भरपाई करनी चाहिए, किसकी, अपने। अगर हम भारत ने क्या क्या कदम उठाए अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, भारत की सरकार, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि भारत ने क्या क्या अपने कदम उठाए अपने उसको बचाने के लिए। भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है, यानी कि हम देखें भारत की जो गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि पर्यावरण को क्या करे, बचाने की कोशिश करे। मिसाल के लिए भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन पर अनिवार्य किया है, यानी कि पेट्रोल से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकलता है जो हमारे वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, जिसके से भारत ने क्या लॉन्च किया, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, यानी कि अपनी एक नई पॉलिसी वो करी है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण के अधिनियम पारित हुए हैं, यानी कि 2001 में ऊर्जा संरक्षण बनाया गया है। इसमें ऊर्जा के से ज़्यादा कारगर इस्तेमाल की कोशिश की है, यानी कि ऊर्जा से बहुत ज़्यादा इनकी कोशिश की है। ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में नवीनीकरण किया गया है, ऊर्जा के इस्तेमाल में को बढ़ावा दिया गया है, यानी कि ऊर्जा क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है, किसके लिए, पर्यावरण के लिए, ऊर्जा नुकसान नहीं देता ज़्यादा। हाल में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकियों को अपनाने की तरफ रुझाव किया है। इससे पता चलता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिए लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है, यानी कि ये सब कदम क्या है, भारत ने उठाए हैं, किसके लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है ना। बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। इससे अंतर्गत 2011-2012 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा और इसमें 1,10 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 में पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया, यानी कि पेरिस में पर्यावरण से रिलेटेड क्या हुआ था, जलवायु से रिलेटेड सम्मेलन हुआ था, इसमें भारत ने इसमें शिरकत की थी, ठीक है। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन रियो के सम्मेलन के क्रियाकलाप का एक पुनरावलोकन 2017 में किया, यानी कि भारत ने फोकस किया किस पर,
कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए सारे भारत ने क्या है कदम उठाए। पर्यावरण आंदोलन हम बात करें खाली सरकारों ने ही नहीं, यानी कि देशों ने ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने भी, यानी कि हम बात करें जो देश के जो लोग रह रहे थे उन्होंने भी अपने क्या करें आंदोलन किए किसको, पर्यावरण को बचाने के लिए। जैसे हम एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल मौजूदा पर्यावरण आंदोलन की मुख्य विशेषता दक्षिण देशों मसलन मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशी अफ्रीका, भारत वन आंदोलनों पर बहुत दबाव है, यानी कि इनके जो वन आंदोलन भी बहुत सारे हुए हैं। ठीक है ना। अब बात करें खनिज को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने अपने आंदोलन किए हैं किसको बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है। संसाधनों की भू राजनीति, मतलब क्या होता है कि अब संसाधन को यूज़ तो करना, लेकिन किस तरह से पॉलिटिकल उसमें इसको यूज़ करना। जैसे हम बात करें, अगर खनिज को देख लें हमने, खनिज हो गया हमारा, और जो ऑयल हो गया, ऑयल जो यूज़ करते तो पहले किस तरह से जो देश हो, जब वॉर्स चल रही थी ऑयल की मांग चलने लगी, यानी किस तरह से ऑयल यूज़ किया गया। ऑयल ज़्यादातर कहाँ पर है, खाड़ी पार के देशों में है, कि इनकी मांग की गई, इनको मांगा गया। फिर हम बात करें जल के ऊपर भी क्या होता है, देशों के बीच में लड़ाई होती रहती है। ठीक है ना। बंटवारे के ऊपर कि भैया हाँ, जल के ऊपर भी हमने कितने एग्जांपल्स देखे। जो अब मूलवासी इंपॉर्टेंट है इसमें। मूलवासी क्या होता है, जो लोग क्या होते हैं किसी भी क्षेत्र में अपने कहीं किसी सदियों से रहते आ रहे हो, उनको क्या कहते हैं मूलवासी। जैसे कि इंडिया में अगर हम देखें तो उनको आदिवासी कहते हैं, जो जंगलों में रह रहे होते हैं उनको आदिवासी कहते हैं। मूलवासी की उनकी अपने अधिकार अब क्या है, जैसे अगर हम देखें पहले जब भारत में किसका अधिकार था, ब्रिटेन का अधिकार था, जब उन्होंने कब्जा करा था भारत पर। उस टाइम पर जो मूलवासी थे, यानी कि जो आदिवासी थे, उनको कैसे अपनी ज़मीनों से खदेड़ दिया गया, उनको बाहर निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन ज़मीनों को क्या कर दिया, खनिज की ज़रूरत पड़ने लगी उन लोगों को। उन लोगों को क्या नाम है, उन्होंने वन काटने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन लोगों को विस्थापन करना पड़ा। उनकी बहुत ज़्यादा उनको समाज से वो पिछड़ गए वो, जिसकी वजह से क्या इनको कहते हैं मूलवासी कहते हैं। इनकी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारे क्या करें अपने अभियान चलाए हैं, बहुत सारे अधिकार उनके रखे हैं। ठीक है ना। उनको जनजाति भी कहते हैं भारत, उसमें जनजाति के बहुत सारे हमारे संविधान में क्या है अधिकार भी। तो मूलवासी कौन होते हैं, जो सदियों से रह रहे आते होते हैं किसी एक ज़मीन पर, उसको क्या कहते हैं मूलवासी कहते हैं। क्लियर, इतना समझे। मूलवासी के वो अपने संसाधनों को किस तरह से यूज़ करते हैं, यानी कि उन्हें पता होता है कि भैया हाँ, अगर हम कोई संसाधन यूज़ करें तो उनको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली पेड़ पूरे काट देते हैं, लेकिन वो लोग पेड़ नहीं काटते, टहनियों मतलब के टहले तोड़ तोड़ के अपना काम चलाते हैं। उन्हें पता होता है, वो फ्रेंडली होते हैं किससे, पर्यावरण से रिलेटेड। तो ये क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्यावरण को बचाने के लिए, और इन लोगों को बचाने के लिए क्या है सरकार, UN ने भी बहुत सारे कदम उठाए। ठीक है ना। इतना क्लियर है।